हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज से हम सी चैट का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आप सभी को पता है सी चैट में पैटर्न चेंज कर दिए गए हैं, यानी कि सी चैट का सिलेबस बिल्कुल सेम है लेकिन क्वेश्चन पूछे जाने का जो पैटर्न है वो बदल दिया गया है और हम बदले हुए पैटर्न पे ही सी चैट की तैयारी करेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और यह वीडियो आप पूरा देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, आज के पहले सी चैट के लिए आपने कुछ भी तैयारी नहीं की, तो आपके सभी कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस ही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सी चैट में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टैट, यूपी टैट के साथ साथ सुपर टैट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ आंसर नहीं जानेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट समझे आप सी टेट में अच्छा अंक स्कोर नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो सेम क्वेश्चन का आंसर दूसरा होगा। अगर आप पेपर 2 यानी कि जूनियर स्तर का पेपर दे रहे हैं सी टैट का, तो उसका सेम क्वेश्चन का आंसर दूसरा होगा। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों को दिमाग में बिठाकर, ध्यान रखकर, ठीक है, एक शिक्षक की तरह आपको आंसर देना है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। तो कंठस्थ एक नेगेटिव, नकारात्मक शब्द है सी टैट के लिए, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। ठीक है, अक्षरों की बनावट, धीरे धीरे बच्चे जो छोटे होते हैं वह बड़े होते जाते हैं और उनकी जो अक्षर है, उनका जो लिखावट है, उसमें ऑटोमेटिक सुधार होता रहता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी कट जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिखावट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, या फिर चौथा ऑप्शन है मातृभाषा की लिपि की पहचान कराना। ठीक, तो यहाँ पे क्या प्राथमिक स्तर पे जो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, जब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे तब आपको अलग से भी बताया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चे अपनी बात को सहजता के साथ, ठीक है, आसानी से दूसरों के साथ अभिव्यक्त कर पाएं, यानी कि बच्चे जो भी उनके मन में है वह दूसरों से बोल पाएं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का यही मुख्य उद्देश्य होता है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषाई कौशल के संबंध में, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है, ठीक है, पूछ रहा है कौन सा सही है। भाषाई कौशल, आप सभी को बता दूं कि 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं। सुनना, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सुबोपली के नाम से इसको हम याद रख सकते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही सही क्रम है भाषा के 4 कौशलों का। सबसे पहले बच्चा सुनता है, ठीक है, उसके बाद बोलना सीखता है, फिर पढ़ना, फिर आखिरी में लिखना सीखता है। ठीक, तो भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है सभी भाषाई कौशल अंतर संबंधी होते हैं। ठीक, दूसरा है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित हो जाते हैं। तो सुनना कौशल जो है, 4 प्रकार के कौशल मैंने आपको बताए, जिसमें से सबसे पहला कौशल क्या है? सुनना। ठीक है, तो सुनना तो स्वयं ही विकसित हो जाता है। ठीक है, ठीक, सुनना, उसके बाद बोलना भी लगभग स्वयं ही विकसित होता है, लेकिन पढ़ना लिखना स्वयं ही विकसित नहीं होता, तो दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। तीसरा है सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही सीखे जाते हैं। तो 4 प्रकार के जो भाषाई कौशल हैं वो क्या सिर्फ किताबों से सीखे जाते हैं? बिल्कुल गलत है। ठीक है, किताबों से पढ़ना लिखना तो सीखा जा सकता है, लेकिन सुनना बोलना किताबों से नहीं सीखा जाता, और यहाँ चारों कौशलों की बात की जा रही है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन कट गया यहाँ पे। ठीक, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कट गया। चौथा है कोई भी भाषाई कौशल अंतर संबंधी नहीं है, ये भी कट गया। सभी भाषाई कौशल यानी कि अंतर संबंधी होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप सुनना कौशल जो है, 4 कौशल हैं, इसमें से सुनना वाला कौशल आपका विकसित नहीं हुआ तो आप बोलना नहीं सीख पाएंगे, पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, लिखना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, और अगर बोलना नहीं सीख पाएंगे तो भी आपको दिक्कत होगा पढ़ने लिखने में। ठीक, तो यानी कि चारों जो हैं अंतर संबंधी होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर बताने से आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा जब तक आपको डिटेल में नहीं समझाए जाएंगे। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है।
भाषा शिक्षण के संबंध में बाल साहित्य का क्या उद्देश्य है? बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, पहला ऑप्शन। दूसरा है बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। तो जब भी प्राथमिक स्तर के सी चैट में भाषा के नियम, व्याकरण के नियम, ये सब आएगा, वो ऑप्शन कट जाएगा तुरंत। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर कोई भी नियम नहीं सिखाया जाता, ध्यान दीजिएगा। तीसरा है बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना एक सकारात्मक वर्ड होता है, ठीक। तीसरे ऑप्शन को होल्ड करते हैं। चौथा है बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। तो साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना, कठिन शब्द सिखाना, ये सब सी टेट में कभी सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सही क्या है? चौथा ऑप्शन कट गया, चौथा ऑप्शन कट गया, पहला और दूसरा कट गया। ठीक, बचा तीसरा, बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ये जो बाल साहित्य होते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएं, ठीक है, उनका रुचि जागृत हो। चलिए तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? ठीक है, जब मैं हिंदी पेडागोजी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे जो 4 कौशल हैं अलग अलग एक्सप्लेन किए जाएंगे कि चारों कौशल की विशेषता क्या होती है, ठीक है, उनका अर्थ क्या होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से पढ़कर याद करके लिखना। तो ये जो याद करना है, रटना है, नकारात्मक शब्द है, पहला कट गया। श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। जब भी कोई भी नकारात्मक शब्द आएगा, नकारात्मक शब्द पे भी एक वीडियो मिलेगा, तो नकारात्मक शब्द को आपको कट कर देना, वो ऑप्शन सी टेट में कभी सही नहीं होता। दूसरा है श्यामपट्ट पर लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। सिर्फ लिखना प्राथमिक कक्षाओं में ये सही नहीं है, ठीक। तीसरा है दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं। चौथा है पाठ्य पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। तो वास्तव में लेखन कब होगा? जब बच्चा आपस में समूह में चर्चा करेंगे, ठीक है, उसके बाद अपनी अभिव्यक्ति को, यानी कि जो भी उनके अंदर बातें हैं, खुद सोच कर लिखेंगे, तो वह वास्तविक लेखन होगा। यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, श्यामपट्ट पर जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को समझकर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कुछ नहीं सोच रहे हैं, जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसी को देख के लिख दे रहे हैं एक तरह से। लेकिन तीसरे ऑप्शन में खुद चर्चा करने के बाद किसी टॉपिक पे फिर लिख रहे हैं अपने आप, तो ये वास्तविक लेखन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कक्षा 1 के बच्चों का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है, आप क्या करेंगे? ठीक है, क्लास फर्स्ट के बच्चों के गृह कार्य होमवर्क को चेक करते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो आप क्या करेंगे? उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, पहला ऑप्शन। उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, या उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, या पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। तो बच्चों की निंदा कभी नहीं करनी है, नकारात्मक हो गया। दंड नहीं देना, ये सब नकारात्मक होता है। चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। ये भी सही तरीका नहीं है। अगर अक्षर बनावट टेढ़ी मेढ़ी है तो पुनः लिखकर लाने के लिए नहीं कहेंगे, ठीक है। उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, ठीक है सॉरी या फिर उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। तो बच्चों को हमें क्या करना है? स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देना है। जैसा कि मैंने बताया कि प्राथमिक कक्षाओं में लिखावट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, समय के साथ बच्चों के लिखावट में सुधार होता रहता है, तो स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे बच्चों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? सुनना और बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? कहानी कहना, उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या कविता याद कर कर बुलवाना, या कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, या अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो देखिए पहले ऑप्शन को होल्ड करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए है कविता याद कर कर बुलवाना। तो अगर बच्चे कविता याद करके उसको सिर्फ पढ़ देंगे तो सिर्फ बोलने वाले कौशल का विकास होगा, सुनने वाले कौशल का तो विकास यहाँ पे हुआ नहीं दूसरे ऑप्शन में, इसलिए दूसरा ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन है कक्षा के कुछ बच्चों, तीसरा ऑप्शन है
कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना। सिर्फ कुछ बच्चों के द्वारा सिर्फ पढ़कर सुनाने से बोलने कौशल के कुछ बच्चों का विकास होगा, फिर सुनने का विकास नहीं हुआ। चौथा है अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। ठीक है, अंताक्षरी में बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, एक बच्चा बोलेगा दूसरा भी सुनेगा। ठीक, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही है। तो देखिए, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। तो जब शिक्षक कहानी सुनाएगा तो बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, तो सुनने वाले कौशल का विकास होगा। फिर बच्चों से जब प्रतिक्रिया उस कहानी के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हें कहानी कैसा लगा, क्या सीख मिली, ऐसा वैसा, तो बच्चों के बोलने वाले भी कौशल का विकास होगा। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन चौथे से ज़्यादा सही है। तो सुनना और बोलना दोनों कौशल की विकास हो रही है पहले ऑप्शन में, यही सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी। बच्चों के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी। 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं। पहला ऑप्शन है ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य यानी कि सुनने वाले सीडी को लाकर सुनाते हों, या फिर ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे। ऐसा, उसके बाद अगला है घर का ऐसा परिवेश हो जहां मानक भाषा बोली जाती हो। या चौथा, घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश हो जहां बोलने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलते हों। तो ये जो अवसर मिलना है बहुत ही अच्छा सकारात्मक वर्ड है बच्चों के लिए। ठीक, तो चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पहला सही क्यों नहीं होगा, सिर्फ सीडी सुनने से बच्चों के भाषा सभी प्रकार की भाषा विकास नहीं होगी। भाषा के 4 कौशल हैं, और जब भी भाषा विकास की बात होगी तो वही ऑप्शन सही होगा जहाँ चारों कौशल का विकास होता हो। ठीक है, तो पहले में सिर्फ सुनने वाले कौशल का विकास होगा और देखने वाले का विकास होगा। ठीक, लेकिन देखना वैसे कौशल नहीं है, लेकिन मतलब यहाँ सिर्फ बच्चा सुनेगा और देखेगा। लेकिन दूसरे ऑप्शन में ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियम फिर यहाँ पे आ गया, तो भाषा के नियम प्राथमिक बच्चों को नहीं सिखाना। पहला दूसरा ऑप्शन कट जाएगा। तीसरा है घर का ऐसा परिवेश हो जहाँ मानक भाषा बोली जाती हो। मानक भाषा का मतलब ये हो गया कि सिर्फ एक नियम बना दिया गया है कि आपको इसी शुद्ध हिंदी में बात करना है तो शुद्ध हिंदी में ही बात करना है, या फिर शुद्ध भोजपुरी बोलना है, गुजराती बोलना है, मतलब एक मानक भाषा, ठीक है, उसी में बात करना है, उसी बोली में बात करना है, या फिर एकदम सटीक नपातुला बोलना है। तो ये नपातुला प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए सही नहीं होता। लेकिन चौथे ऑप्शन में बच्चों को अवसर देने की बात हो रही है। ऐसा पास पड़ोस हो जहां उनके बोलने सुनने के बहुत से अवसर मिले। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूपों में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण होगा। सबसे कम उपयुक्त कारण की बात कर रही है, कम को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे कम कौन सा है ये बताना है। क्वेश्चन लंबा है, सीटेट में इस बार बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप प्रैक्टिस ऐसे प्रश्नों से करें जो बहुत ही टेढ़े हों। आपके लिए आगे जो भी वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको मिल सकें। और यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको सिखाना चाहूँगा। सीटेट में जब भी बहुत बड़े प्रश्न हो, जैसे ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ठीक, तो प्रश्न पढ़कर आपको कुछ समझ ना आए तो प्रश्न को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। 4 ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन में क्या पूछा है, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। ठीक है, सबसे कम उपयुक्त लास्ट वाला पढ़ लीजिए, सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, और पढ़िए इसमें जो भी नकारात्मक आंसर हो वही सबसे कम उपयुक्त होगा। ठीक, तो कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, बिल्कुल शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, बिल्कुल छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। ठीक, चौथा है संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस समय वर्तमान समय में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षकों के लिए जो सुविधा हो वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। ठीक है, जिसमें शिक्षक को हेल्प मिल रही हो, शिक्षक को हेल्प मिलने वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। बच्चों के लिए जो चीज़ सही होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ सबसे कम उपयुक्त पूछा है, तो
कक्षा प्रबंधन से किसको बेनिफिट होगा? कक्षा प्रबंधन करना किसकी जिम्मेदारी है? शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो सबसे कम उपयुक्त बच्चों के लिए कौन सा होगा? कक्षा प्रबंधन वाला ऑप्शन। ठीक, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियों का मतलब ये नहीं होता कि बस वो कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं कि शिक्षक कहानी सुनाएगा तो बच्चे शांति से सुनेंगे। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, कम उपयुक्त है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप सीटेट के नए स्टूडेंट हैं तो ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, यानी कि पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जो है उसके सिलेबस में क्या क्या शामिल होना चाहिए? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये सही है। ठीक, पर्यावरण और व्याख्यान को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी है रटकर सीखने को हतोत्साहित, यानी कि रटकर सीखने को बल नहीं देना है। ठीक, तो यहाँ पे है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल हतोत्साहित करना चाहिए, इसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। डी ऑप्शन है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। केवल वर्ड, सिर्फ वर्ड, ये नकारात्मक होता है, ध्यान दीजिएगा। तो केवल लिखित जानकारी देना चाहिए, एक गलत ऑप्शन है। यहाँ क्या पूछा है? विषय वस्तु में क्या क्या शामिल होना चाहिए? तो परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। बी भी सही है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी है बच्चों को प्रश्न करने खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हो गया। चौथा सही है यहाँ पे, ए, बी और सी। यानी कि ईवीएस के विषय वस्तु में क्या क्या होना चाहिए? परिभाषाओं को दूर रखा जाना चाहिए, व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक, बच्चों को प्रश्न करने का मौका मिलना चाहिए, तीनों सही है। किसी भी क्वेश्चन पे आपको अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और 7:30 बजे से डेली आपका 7:30 से आपको डेली सीटेट के लिए क्लास कंटिन्यू मिलेगा, 7:30 शाम को। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो क्लास होंगे उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपने समावेशी शिक्षा सुना होगा, सीटेट के सिलेबस में है। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या होता है? जहाँ पे सामान्य बच्चों, विशेष बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, समावेशित होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ना, वही समावेशन होता है। ठीक, तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है बच्चे अपनी पहला ऑप्शन है, यह विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, बच्चों को अलग नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा है, यह एक विश्वास है कि बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बच्चे कुछ सीख नहीं सकते, बिल्कुल गलत है। तीसरा है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही। चौथा, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। विशेष बच्चे क्या होते हैं? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, विशेष बच्चे स्पेशल चाइल्ड जिनको बोला जाता है, जो बच्चे बोल सुन नहीं पाते, ठीक है, देख नहीं पाते, या स्पेशल का मतलब हो गया जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, ये सब विशेष बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे इनको कहते हैं। ठीक है, और सामान्य बच्चे जो सामान्य होते हैं, जैसे हम लोग एक तरह से सामान्य बच्चे ही हैं। ठीक, तो यहाँ पे है कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा प्रणाली में अवसर मिलना चाहिए, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? पहला, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। जो शिक्षक केंद्रित, बहुत पहले जो गुरुकुल शिक्षा होती थी, बच्चे जाकर आश्रम में पढ़ते थे, ठीक है, उसमें शिक्षकों का अनुसरण किया जाता था। जैसे अर्जुन ने तीर चलाना सीखा, ठीक है, तो अपने गुरु, जो उनके द्रोणाचार्य थे, उनका अनुसरण करके सीखा। वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा प्रणाली थी उस समय। लेकिन अभी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, तो इसमें क्या होना चाहिए? बच्चों को अभिव्यक्ति यानी कि बोलने के और सक्रिय भागीदारी को क्या करना है? महत्व देना है, यही बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक, ध्यान रखिएगा, सक्रिय भागीदारी बाल केंद्रित शिक्षा का एक अंग है। चलिए, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना है, कि बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए,
कि उनका जब मन करे आए पढ़ने, जब मन करे खेलने जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आज़ादी नहीं है देना है, लेकिन उनको अभिव्यक्त और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने में, ठीक है, यहाँ संशोधित होगा, नोट कर लीजिएगा। जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता किस प्रकार कर सकता है? ठीक है, जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता किस प्रकार कर सकता है? पहला ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य करने वालों को पुरस्कार देकर, पहला ऑप्शन। कोई भी सहायता ना देकर, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है उस पर एक भाषण देकर। चौथा है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। यहाँ पे जटिल परिस्थिति की बात की जा रही है, ठीक है। तो जटिल परिस्थिति, कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, वह सॉल्व कैसे किया जा सकता है बच्चों से के संबंध में, तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देने पर वह कार्य आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट देते हैं, यह एक नियम है, एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफ 2005 में बताया गया है, ठीक है, कि समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर सॉल्व करना। एनसीएफ जब पढ़ेंगे आप तो ये चीज़ आप अपने आप समझ में आ जाएगा। और जो भी जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, इन लोगों की थ्योरी होती है, वो अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब भी आप किसी भी प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो जटिल परिस्थितियों को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कैसे कर सकते हैं? छोटे हिस्सों में कार्य को बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे कब सर्वाधिक सृजनशील होंगे? ठीक है, जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। कोई भी गतिविधि है और बच्चे उसमें ज़्यादा क्रियाशील, सृजनशील कब होंगे? शिक्षक की डांट से बचने के लिए सृजनशील होंगे, ठीक, पहला गलत हो गया। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से या पुरस्कार के लिए। बच्चे ज़्यादा सृजनशील कब होंगे? जब उनका खुद का इंटरेस्ट होगा उस चीज़ में। लेकिन अगर यही कोहलबर्ग की थ्योरी इसमें होता, कोहलबर्ग के अनुसार, तो कोहलबर्ग के अनुसार या कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं उसके अनुसार, तो अगर पहले माफ़ करिएगा, पहले अवस्था की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग की थ्योरी में बताया गया है नैतिक विकास के पहले चरण में बच्चा किसी पुरस्कार के लालच में या दंड से बचने के लिए, ठीक है, कोई भी कार्य करता है, ठीक। और दूसरी अवस्था में क्या बताया गया है? अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने के चक्कर में कोई काम करता है। जब भी किसी मनोवैज्ञानिक का नाम होगा तो उसकी थ्योरी के अनुसार जो सही है वही बताना है। लेकिन जब किसी मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं होगा तो बच्चों के लिए सबसे सकारात्मक, सबसे उपयुक्त जो है वो बताना है। तो यहाँ पे किसी भी गतिविधि में सृजनशील बच्चे कब होंगे? जब अपनी रुचि से वो बच्चे पढ़ेंगे, ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मतलब जो भी मेहनत किया जाता है आपके लिए, सुबह मुझे 7 बजे से स्कूल निकलना होता है, उसके पहले मैं आप लोगों के लिए 5 ही बजे उठ के वीडियो बना लेता हूं, तभी 7 बजे आपको 7:30 बजे वीडियो मिल पाता है। तो रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन, कम क्लासेस मिलेंगी लेकिन सबसे बेहतरीन मिलेंगी आपको। अगला है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होते हैं, ठीक है। अधिकांश कक्षाएं क्या होती है? बहुभाषी होते हैं। बहुभाषी क्या हो गया? जहाँ पे कई प्रकार की बोलियाँ, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाएं। जैसे क्या हो गया, जो केंद्रीय विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उसमें अलग अलग स्टेट से बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय में तो कोई तमिल बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, कोई भोजपुरी भी किसी को आती होगी, तो बहुभाषी कक्षा वही हो जाएगा। तो अधिकांश कक्षाएं भारत में बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? परेशानी के रूप में बिल्कुल गलत, समस्या के रूप में बिल्कुल गलत, बाधा के रूप में बिल्कुल गलत। ये पहला, दूसरा और चौथा तीनों सेम चीज़ हो गया। तो इसको शिक्षक को संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए कि बहुभाषी कक्षा है तो बच्चे एक दूसरे की भाषा को सीख सकते हैं। किसी को भोजपुरी आती है, किसी को तमिल आती है, किसी को गुजराती आती है, तो जिस एक दूसरे से बच्चे सीख सकते हैं। तो एक संसाधन के रूप में शिक्षक को देखना चाहिए बहुभाषी कक्षा को, ठीक है। अगला, चलिए अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ बहुत ही कम समय में। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अधिगम और अर्जन में छोटा सा अंतर है और यह क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। अधिगम अर्जन में अंतर अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। अब देखिए, अर्जन क्या होता है? जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होता है, यानी कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में हिंदी मान लीजिए बोली जाती है, तो
तो हिंदी मेरी प्रथम भाषा है, प्राथमिक भाषा है, तो यह मैं क्या करूँगा, अर्जित करूँगा। लेकिन इंग्लिश क्या है, मेरी सेकेंड लैंग्वेज है, तो उसको क्या करूँगा, मैं अधिगम करूँगा, सीखूँगा। जो अर्जन की प्रक्रिया होती है स्वाभाविक होती है, खुद से होती है, नेचुरल होती है। लेकिन अधिगम की प्रक्रिया में एक शिक्षक की ज़रूरत होती है, एक गाइड की ज़रूरत होती है, तब हम वो चीज़ व्यवस्थित ढंग से एक नियमित व्यवस्था के साथ सीखते हैं। ठीक, तो अधिगम और अर्जन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अधिगम जो है या किसी व्यवस्थित सिस्टम के माध्यम से की जाती है, लेकिन अर्जन की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, नेचुरल होती है, जन्म के बाद ही शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भोजपुरी, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, भोजपुरी मैंने अर्जित की है, लेकिन अंग्रेजी मैंने अधिगम की है। समझ गए ना आप। चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर दे पाएंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं है तो हमेशा अंडरलाइन कर दीजिए, नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसको अंडरलाइन कर दीजिए आप। तो भाषा को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। ठीक है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। दूसरा, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। या तीसरा है, सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। चौथा है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, भाषा अर्जन के लिए, भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके लिए हमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए बस समृद्ध परिवेश की ज़रूरत होती है। ठीक है, बच्चे बिना विद्यालय गए भी भाषा अर्जन कर सकते हैं, और स्वाभाविक भी होती है, जन्म से होती है, नेचुरल होती है, मैंने बताया। लेकिन इसके लिए नियम नहीं सिखाए जाते। आपको क्या हिंदी बोलने के लिए किसी को भी नियम सीखने की जरूरत पड़ी है? ग्रामर सीखना पड़ा है बोलने के लिए हिंदी? नहीं ना। तो चौथा ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि पूछा है, चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा उचित नहीं है ये बताना है, तो चौथा उचित नहीं है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा भाषा अर्जन के संबंध में सही है। अर्जन समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? राज्य भाषा को अनिवार्य पढ़ाना, पहला। बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है निबंध लिखवाना। चौथा है स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? बच्चों को स्वतंत्र और मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। अवसर प्रदान करना एक सकारात्मक वर्ड है, मैंने पहले भी बता दिया आपको। चलिए यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्यता, ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं में अनिवार्य, ठीक है, उसके बाद निबंध, उसके बाद कठिन शब्द, ये सब नकारात्मक शब्द होते हैं। हर समय बोलने के लिए कहना, ये भी सही नहीं है कि बच्चे हर समय बोलते ही रहें, सुने ही ना। ठीक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी है? तो कहानी का अंत परिवर्तित करना, कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी को अपने शब्दों में कहना, कहानी दोहराना। तो कहानी को दोहराना सबसे कम प्रभावी गतिविधि है। ठीक है, अंत परिवर्तित करना, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कहानी को आगे बढ़ाना, जहां समाप्त हो गया है, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। कहानी को अपने शब्दों में कहना, इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन कहानी को दोहराने में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो बच्चों के लिए वो ऑप्शन सही होगा हिंदी पेडागोजी में, जिसमें बच्चे खुद सोचें, खुद अपना दिमाग यूज़ करें। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है खुद बच्चे अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, सही है। यहाँ सबसे कम प्रभावी पूछा है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपकी कक्षा में भाषा विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? जैसे मैं भी इंग्लिश के जो वर्ड यूज़ करता हूँ कई बार, उसमें भोजपुरी जैसा मैं बोल जाता हूँ उसको। मुझे तो अंतर नहीं पता चलता, लेकिन सामने वाले को, मैं दिल्ली में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते थे कि तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे बोलो। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? उनकी मातृभाषा का प्रभाव। ठीक है, मेरे इंग्लिश पे मेरी मातृभाषा जो मेरी भोजपुरी है उसका प्रभाव है, इस वजह से ऐसा होता था। ठीक है, चलिए तो आप समझ चुके होंगे कि अगर कोई बच्चा सड़क को सरक बोलता है, जैसे हरियाणा में देखा जाए तो हरियाणा से कोई होगा बुरा नहीं मानेगा, ये सच्चाई है कि वो स्कूल को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो थोड़ा सा उनका बोलने का तरीका हल्का सा हरियाणवी लैंग्वेज आ जाता है। तो किसका प्रभाव होता है? उनके मातृभाषा का प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ठीक है, अगर कोई भी अध्यापक, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी विषय में लड़के बढ़िया हैं कि लड़कियां बढ़िया हैं ऐसा प्रश्न हो तो दोनों को बढ़िया बताना है। ये नहीं कहना है कि लड़के गणित में बढ़िया होते हैं लड़कियां कला में बढ़िया होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और अगर कोई शिक्षक भी यह मानता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, 2014 में सीटेट जब मैंने दिया था तो शायद यही क्वेश्चन उस टाइम आया हुआ था और मेरा यह उस टाइम गलत हो गया था। पहली बार में ही सीटेट मैंने क्वालिफाई कर लिया था सेल्फ स्टडी से, लेकिन यह प्रश्न मैंने किसी बुक में पढ़ा था कि लड़कों का गणित बढ़िया होता है और उसी चक्कर में क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो आपको पहले ही मैं बता दूं कि लड़के या लड़कियां दोनों हर विषय में समान होते हैं। ठीक, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह क्या दर्शाता है? ठीक है, तो जेंडर पक्षपाती, लिंग पक्षपाती है वह शिक्षक। ठीक, चलिए अगला है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें अनुरूप बदलना है। किसके अनुरूप बदलना है? जो समावेशी शिक्षा है वह क्या मानती है कि किसके अनुरूप बदलना है? परिवेश परिवार के अनुरूप, बच्चे व्यवस्था के अनुरूप, या व्यवस्था बच्चे के अनुरूप, या बच्चे परिवेश के अनुरूप? तो जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वह बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? जहाँ पे एक मुख बधिर बच्चा भी बैठा होता है, एक ब्लाइंड बच्चा भी बैठा होता है, एक सामान्य बच्चा भी बैठा होता है, तो व्यवस्था को उन सभी बच्चों के अनुरूप बदलना होता है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा क्या मानता है कि व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 30 मिनट के समथिंग का हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 बजे डेली आपको क्लास मिलेगा। उम्मीद करते हैं सभी लोग क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे। तो टारगेट टीचर 68500 चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो शेयर जरूर करिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। थैंक यू।